सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था, काफी हिस्सा साफ होना शुरू हो गया। ये यमुना जी में फेरी छोटा क्रूज वो चलेगा बहुत जल्दी। यमुना को सफाई की ज़रूरत नहीं है, यमुना को ज़रूरत है उसके हिस्से की पानी की। यमुना के पास पानी नहीं है अपना, वास्तव में दिल्ली वालों का मलमूत्र है जिससे हम सबका जीवन है, अब उसी का जीवन संकट में है, चाहे वो जंगल हो, फॉरेस्ट हो या हमारी नदियाँ हो। वो एक सनातनी रिचुअल्स है, छठ पूजा का रिचुअल्स है। उसी तरह गंगा यमुना नदियों पर बात करने का भी एक रिचुअल है। संकल्प ले लेते हैं, जय हो गंगा साफ कर देंगे, जय हो यमुना साफ कर देंगे, जय हो 5 साल में पानी भर देंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है। ये यमुना का किनारा है, दिल्ली के पास यमुना। आप देख रहे हैं पानी बहुत कम है, सूर्यास्त हो रहे हैं। और ये जो आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन यहाँ का जो पानी है, यहाँ बिल्कुल काला पानी नज़र आ रहा है। यहाँ वो मशीनें भी नहीं हैं जो यमुना घाट पर दिखाई देती हैं, ITO के पास दिखाई देती हैं, भगीरथ घाट के पास दिखाई देती हैं। वो मशीनें यहाँ नहीं हैं, तो वो शोर भी यहाँ नहीं है कि यमुना साफ़ हो रही है, यमुना साफ़ हो रही है। अब जो सवाल उठ रहे हैं, उस सवालों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे यमुना की कहानी। और नदियों की कहानी कहने वाले एक बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, अभय मिश्र जी। उनकी एक किताब विहंगम माँ गंगा पर आई है, और गंगा को समझना, गंगा की बहन यमुना को समझना और उन सब पर बात करना। अभय जी एक ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो आपको बताएंगे यमुना गंगा नदियों की कहानी, क्योंकि वो सिर्फ नैरेटिव नहीं गढ़ते हैं, वो गढ़े हुए नैरेटिव से नहीं चलते हैं, वो यमुना से बात करते हैं, नदियों से बात करते हैं, नदियों के किस्सागो हैं। और इनकी इस पर्यावरण, नदियाँ और नदियों के साथ सांस्कृतिक रिश्तों पर 1-2 नहीं 3-4 किताबें आ चुकी हैं, और हर किताब में इन्होंने कुछ आगे बढ़कर बात की है, वक्त के साथ कुछ और पुख्ता होकर बातें की हैं। अभय जी, न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आपका स्वागत है। ये बताइए कि यमुना को लेकर बहुत चर्चा है दिल्ली में, और जब से चुनाव खत्म हुए उसके बाद भी, तो एक राजनीतिक चर्चा है, एक सांस्कृतिक चर्चा है, उसके बीच में बेचारी यमुना कहाँ है? ये अच्छा सवाल है। मुद्दा ये है, हम लोग इस समय यमुना तट पर हैं, और आपके कैमरामैन ने भी दर्शकों को दिखाया कि पानी नाम मात्र का है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल या सरकारें तो अपना काम करती हैं, वो उनके हाथ में जो है वो कर सकती हैं, कर रही हैं, पर यमुना के साथ यमुना की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है, यमुना की सफाई कभी कोई मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा कभी था ही नहीं। यमुना को सफाई की ज़रूरत नहीं है, यमुना को ज़रूरत है उसके हिस्से की पानी की। यमुना के पास पानी नहीं है अपना, जब आप पानी नहीं है तो आप साफ़ किस चीज़ को करेंगे? तो जैसा कि आज का दौर है, हम लोग हर ज़रूरी चीज़ों पे 5 साल में बात करते हैं, तो शायद हम अगले 5 साल में फिर ये चर्चा कर रहे होंगे कि यमुना साफ़ क्यों नहीं हुई, और तब भी हम यही कहेंगे कि साफ़ नहीं, उसको पानी चाहिए, पानी देंगे तो वो अपने आप को साफ़ कर लेगी। ये जो थोड़ा बहुत पानी आप देख पा रहे हैं, ये वास्तव में दिल्ली वालों का मलमूत्र है। और ओखला से यमुना प्रवेश करती है दिल्ली में, वजीराबाद से प्रवेश करती है, ओखला में उसका जो है वो दिल्ली से बाहर निकलती है। यदि आप वजीराबाद को पहला नाला माने तो ओखला होगा 26वां नाला। ये जो 26 नाले हैं, ये दिल्ली का सीवेज लेकर यमुना में आते हैं। अब यदि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि कुछ चमत्कार हो और ये पूरे 26 नाले आप एक साथ बंद कर दें, बिल्कुल इसके आगे किले की दीवार उठा दें कि एक बूंद भी नहीं आएगा कहीं से, तो फिर होगा ये कि ये यमुना जो है ये दिखना बंद हो जाएगी। यहाँ एक दलदली मैदान बन जाएगा, क्योंकि ये दिखती ही हमारे सीवेज से है, इसके पास इसका पानी नहीं है। इसके पास इसका पानी नहीं है। ये देखिए, ये कहानी जो है अब सीधे सीधे हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है। और हम जब रास्ते में आ रहे थे अभय जी से मिलने के लिए, तो वक्ता से हमारी यही बात हो रही थी कि ये जो सीवर वाली बात है, अब नई मुख्यमंत्री हैं, उम्मीदें बहुत लोगों ने लगा ली हैं, अब वो भी इतने सवाल होने लगे कि वो भी खींचने लगी। वो गई
जिंजला गई वो जब ट्रीटमेंट को लेके यमुना को लेकर पहुंची तो उनसे सवाल कर लिया कि अब तो यमुना साफ़ हो ही जाएगी क्योंकि घर से निकलने वाले जो नाले हैं वो तो अब बंद कर दिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कैसे बंद हो जाएंगे, कटोरा लगा दें क्या आगे। तो वाकई में दिक्कत तो है, इस तरह से तो यमुना साफ़ नहीं होगी। किस तरह के कदम सरकार के साथ साथ समाज को भी उठाने की ज़रूरत है क्योंकि नदियों से ही हमारा जीवन है। पहले जब हम बात किया करते थे तो नदियाँ ही थीं जो हमें पालती थी, पोसती थी, सींचती थी। बसे बसाए हम गांव देखते हैं वो चला करते थे। तो क्या लगता है सर आपको किस तरह के कदम सरकार के साथ साथ हमें समाज को एक मतलब पर्सनल व्यक्तित्व के तौर पर उठाने चाहिए? देखिए, इस सवाल को दो भागों में देखिए। उनका खींचना मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ। और इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि अक्सर नेतागण जब वायदे करते हैं, दावे करते हैं तो उनका इरादा बहुत नेक होता है। हाँ। इसके पहले की सरकारों का भी रहा है। 93 से जब से दिल्ली में सरकारें बनती आई हैं तब से उनके वादे नेक रहे हैं। वो अपना एक दावा करते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन जब वो असली में पावर में आते हैं और चीज़ें देखते हैं तो जैसा मैंने बताया कि उनको बताया जाता होगा कि इसके पास इसका पानी नहीं है, तो तब चीज़ें समझ में आती कि ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कैसे करें इसको, कैसे संभव है। जब उस असलियत से सामना होता है तो वो कभी खिंचाहट के रूप में निकलता है, कभी किसी झूठ के रूप में निकलता है, कभी किसी बड़े कमिटमेंट के रूप में निकलता है और ये चीज़ें इस तरह से बदलती हैं। समाज की जहाँ तक बात है, दिल्ली की यमुना, खास तौर पे यमुना बहुत लंबी है, यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज तक इसका अपना समाज है। लेकिन दिल्ली की यमुना थोड़ी खास है क्योंकि दिल्ली की यमुना के पास अपना समाज भी नहीं है। यहाँ पर जो बसने वाले लोग हैं वो या तो बाहर से आए हैं या अपनी रोजी रोटी की चिंता में रह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वजीराबाद पुल के ऊपर से निकलते हैं, निज़ामुद्दीन पुल के ऊपर से निकलते हैं। निकलते हुए हम अपने गांव की नदी को याद कर लेते हैं, हम अपने बचपन की नदी को याद कर लेते हैं, लेकिन यमुना हमारी चिंता के केंद्र में नहीं है। तो सिर्फ जब छठ आएगा तो सरकार की तरफ देखेंगे, कोई त्यौहार आएगा तो सरकार की तरफ देखेंगे। और जो रिचुअल हैं कि सनातनी हिंदू के नाते हमें नदी किनारे करना है, तो मैं आपके सहयोगी से कहूँगा कि वो ये भी दिखाएं कि ये जो दबाव है कि पानी कैसा भी हो, कितनी भी बुरी हालत हो, लेकिन ये कुछ परंपराएं हैं, पूजा पद्धति हैं जो हमें करनी है, वो समाज करता है। अब इसको वो कर रहा है, अपने स्तर पे जागरूकता है, थोड़ा सा लोग कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ कि अब पॉलिथीन लोग कम लेकर आते हैं थोड़ा सा, लेकिन तब भी वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इतना दबाव है हमारी नदियों पर, धार्मिक गतिविधियों का और बाकी चीज़ों का, तो उसका ये असर देखने को मिलता है। ये एक चीज़ जो अभय जी कह रहे हैं वही मुझे भी लग रहा है कि अगर हम इस दलदली एरिया में चलें, आगे बढ़ते जाएं, तो मुझे लगता है कि हम लोग कोई एक ऐसा रास्ता भी ढूंढ लेंगे जिसमें बिना पानी के टच किए हम उस पार तक भी पहुंच जाएं। और ये जो एक तरफ देखिए आप, बहुत सकड़ी सी धारा यहाँ बह रही है, ये और ये आप दिखाइए, इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो नदी जो है, जो कह रहे हैं अभय जी की सिर्फ उस समय चिंताओं में रहती है जब हमें कुछ सनातनी रिचुअल्स करने होते हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पा रही हैं। राजनीति में भी वो 5 साला एक विषय मुद्दा रहता है। मैं हमारे साथी अंगद से कहूँगा कि ये एरिया भी दिखाएं बगल में, इस तरफ पीछे की और ज़रा सा कैमरा पैन करें। ये वो एरिया है जो नदियों का कैचमेंट एरिया है। वहाँ पर भी आप देखिए थोड़ी थोड़ी बसावट हो गई है क्योंकि उन्हें भी ये जो सिकुड़ती हुई नदी है, जो सूखती हुई नदी है, उसकी वजह से एक स्थान मिल गया है जहां वो प्रेम से रह रहे हैं, बस रहे हैं। हमारे साथ एक आज प्लांटेशन के बड़े अभियान से जुड़े हुए एक साथी और हैं, वो भी बताएंगे कि नदियों के साथ पेड़ों का रिश्ता हमने गाँव में देखा कि हाँ, कालेश्वर जी, ये आप बताइए कि कैसे नदियों के साथ जो एक हमने देखा था गाँव में कि नदी किनारे पेड़ लगे रहते थे ताकि उसका कटाव रोकने की, अब तो ये सूखी हुई नदी है, तो ये पेड़ और नदी का रिश्ता फिर से बनेगा तो कुछ फ़ायदा होगा नदियों को? पेड़ और नदी का रिश्ता तो ये बहुत प्राचीन है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। हर जगह ये देखने को मिल रहा है। तो हम लोग तो 2009-10 में भी गंगा की पहली एक अध्ययन यात्रा किए थे, जिसमें समझ में आया था कि नदी के किनारे का जो जंगल है और पौधे हैं वो लगभग ऑलमोस्ट ख़त्म है।
तो उसी के तहत जैसा कि आपने कहा कि वृक्षों का एक लगाने का अभियान है, तो हम लोगों ने वृक्षमाल अभियान गंगा को के लिए जो है वृक्षों की माला पहनाने के लिए 11 साल का कमिटमेंट है। तो 2020-21 से हम उसे कर रहे हैं और गंगोत्री से गंगा सागर तक पैदल यात्रा हुई है। पूरा 6 महीने लगे थे उसमें, तो उसमें वृक्षमाल किया था। और उसके अलावा भी 3 यात्राएं हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो वृक्षमाल कर रहे हैं। और प्रयागराज में हमने लगभग 565 मिनी फॉरेस्ट बनाए हैं, तो उसमें गंगा और यमुना का किनारा भी है, जहाँ पे छोटे छोटे कहीं 10,000 पौधे हैं, कहीं 25,000 पौधे हैं, कहीं 1 लाख पौधे हैं। तो कुल मिला के लगभग 45 लाख के आसपास पौधे लग चुके हैं पिछले 3 सालों में। और वो पौधे लगे ही नहीं हैं, वो बचे भी हैं, जगह भी है, लोग भी हैं देखने वाले। तो कहने का मतलब है ये है कि जिससे हम सबका जीवन है, अब उसी का जीवन संकट में है, चाहे वो जंगल हो, फॉरेस्ट हो या हमारी नदियाँ हों। जैसा कि आप ये यमुना का देख ही रहे हैं, दिल्ली बसी ही इसीलिए थी कि यहाँ से यमुना निकली थी। अगर यमुना नहीं निकली होती तो शायद न ये लाल किला होता, न दिल्ली बसती। ये जो है वक्ता, हम लोग जब लगातार इस यमुना जब से चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही हम लोग भी बार बार यमुना पर आ रहे हैं, तो हमारे सामने भी कई लोगों ने ये बातें रखी। हम राजनेताओं को तो कह देते हैं कि आप डुबकी लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। जब हमने एक बच्चे से सवाल ये किया तो उसने बहुत सीधा सा जवाब दिया हम लोगों को कि सर पहले आसपास टहलने लायक तो स्थितियाँ बनवाइए आप। जो गंध आ रही है उस पानी से, पहले वो तो ख़त्म कीजिए, आचमन की स्थिति बनाइए पहले, उसके बाद की चीज़ें होंगी। आप खुद गई थी वहाँ घाट पे। बिल्कुल सर, वासुदेव घाट पर गए थे और हमने वहाँ से एक रिपोर्ट भी की थी, जिसमें साफ तौर पर जब आप इतना पास जा रहे थे यमुना के, तो वहाँ पर खड़े होने की भी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आप वहाँ पर खड़े होकर 2 बातें भी कर सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंध, जो सफाई चल रही थी, जो गाद निकल रही थी, उसकी आ रही थी। और जैसा कि आपने कहा कि वो गंदगी नहीं, कहीं ना कहीं जो मल है, जो गंदगी है, वो इसमें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर सही बात है कि जो सर ने कहा है कि अगर इसकी पहले उसको उस लेवल तक लेकर जाया जाए, तब आचमन की स्थिति में लाया जाए, तब आगे की बात की जा सकती है। तो सोचा जा रहा है कि रिवर फ्रंट की बात हो रही है, तो क्या शायद रिवर फ्रंट जब बनेगा तो एक बैरियर होने के नाते लगता है आपको कि तब ये जो सारे रिचुअल्स हैं इन पर थोड़ी सी लगाम लगाई जा सकती है? एक सवाल इसमें और ऐड कर देता हूं मैं अभय जी के साथ कि अब ये जो है रिवर फ्रंट का भी एक चलन चल गया है, तो वो रिवर फ्रंट केवल सैलानी होगा या बिना पानी के फिर क्या रिवर फ्रंट होगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, नदियों की सफाई के नाम पर या नदियों को सुरक्षित करने के नाम पर हम करते क्या हैं? हम रिवर फ्रंट बनाते हैं, या हम घाट बनाते हैं, या हम घाट के किनारे मंदिर बनाते हैं। ये सारी गतिविधियाँ एक सनातनी होने के नाते मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरी इस किसी भी गतिविधि से नदी को इसका 0 फ़ायदा है। नदी को तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, पानी। और क्या है कि आप पैसे को पानी की तरह बहा दीजिए तब भी पानी नहीं बना सकते। तो पानी को तो सिर्फ बचाया जा सकता है। और ये जो बात है, ये सबसे ज़्यादा नज़र आती है तब जब इस यमुना में पिछले 20 साल में आप देखेंगे एक महापर्व छठ जो है वो दिल्ली की यमुना की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि विस्थापन हुआ है। पूर्वांचली भाई बहुत सारे अब दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के चूँकि दिल्ली केंद्र में है, राजधानी है, तो इसके विजुअल पूरी दुनिया में जगह बनाते हैं। आप देखते हैं कि झाग में वो फ़ोटो आते हैं। इसको समझिए थोड़ा सा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में जो पीने का पानी है मोटे तौर पे 3 सोर्सेज से आता है। पहला तो है अपर गंगा नहर, दूसरा है पश्चिमी यमुना नहर, और तीसरा है ग्राउंड वाटर। ये जितनी भी छोटी बस्तियां हैं, सोसाइटी हैं, ये ज़मीन का पानी लगातार खींचती रहती हैं, नोचती रहती हैं। ग्राउंड वाटर की स्थिति दिल्ली की बहुत दयनीय है। जो अपर गंगा नहर है उसका पानी ज़्यादातर पूर्वी दिल्ली में, जहां हम खड़े हैं, इस एरिया में आता है और यहां से सप्लाई होता है। दिवाली के ठीक पहले 3 दिन पहले अपर गंगा नहर को बंद किया जाता है सफाई के लिए। वो 3 दिन तक वो पूरी नहर बंद रहती है, उससे पानी यहाँ आना बंद होता है और उसकी पूरी सफाई होती है और उसके बाद उसे चालू किया जाता है। वो उसका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ऐसा है कि ठीक छठ के पहले वो पानी यहाँ आ जाएगा।
और पानी जब यमुना तक आ जाएगा अपर गंग नहर का पानी, तो वो जो पानीपत सोनीपत से जो पॉल्यूटेड पानी आ रहा है पूरा, ये उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देता है और वो डुबकी लगाने लायक हो जाती है स्थिति। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पानी इतना पॉल्यूटेड होता है और वहाँ से आने का कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, तो वो झाग दिख जाता है और फिर मीडिया को लगता है कि ये जो है ये स्थिति है। एक्चुअली वास्तव में उस समय में वो तस्वीर दिख जाती है जिससे हम हमेशा आँख बंद किए रहते हैं। अन्यथा सरकारों ने व्यवस्था बना रखी है उस तरह की कि आपके लिए थोड़ा सा बेहतर पानी उपलब्ध कराएं। तो खींच खांच के देखा जाए तो हमने गंगा यमुना का एक संगम यहाँ दिल्ली में भी करा रखा है। तो ये हालत है। एक चीज़ और अभय जी से समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करते हैं कि हर चीज़, जैसे वो एक सनातनी रिचुअल्स है, छठ पूजा का रिचुअल्स है, उसी तरह गंगा यमुना नदियों पर बात करने का भी एक रिचुअल है कि हम यमुना संकल्प ले लेते हैं, जय हो गंगा साफ़ कर देंगे, जय हो यमुना साफ़ कर देंगे, जय हो 5 साल में पानी भर देंगे, डुबकी लगा लेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाता है। और इसमें ज़रूरत ये है कि पॉलिटिकल से ज़्यादा वैसे लोगों को सुना जाए, वैसे लोगों को समझा जाए जो वाकई पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, नदियों पे काम कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई संवाद का सिलसिला, सार्थक संवाद का सिलसिला कुछ बनता हुआ दिख रहा है आपको? हाँ, सार्थक संवाद का सिलसिला बन रहा है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं। केंद्र की सरकार ने गंगा पर बहुत जगहों पर थोड़ी सी तस्वीर बदलने की कोशिश की है, लेकिन अगेन मेरा वही कहना है कि उनकी अपनी लिमिटेशन है। किसी भी सरकार की, किसी भी व्यवस्था की अपनी लिमिटेशन है। वो पानी को पैदा नहीं कर सकते। तो पानी को सिर्फ इतना कर सकते हैं कि यहाँ से एक तार लगा दिया, आपको वहाँ जाने से रोक दिया। और इस देश में ये संभव नहीं है कि आप तार लगा के लोगों को जाने से रोक दें। आप नालों को रोक सकते हैं। देखिए, बहुत रोचक तरीके से चीज़ें कैसे बदलती हैं। महज 2-3 पीढ़ी लगती है किसी धारणा को बदलने में। नाला पहले एक सकारात्मक शब्द हुआ करता था, जो इसीलिए हम नाले को नदी के साथ जोड़कर कहते थे नदी नाले। नाला बारिश का पानी, दूसरा पानी लेकर अपनी नदी तक पहुंचता था। जब सीवेज सिस्टम आया तो उस सीवेज सिस्टम की मास्टर लाइन हमने उस नाले को बना दिया। अब नाला हो गया नेगेटिव, विलेन बन गया। अब नाला उस नदी को परेशान कर रहा है। तो अब हम नालों को बंद करने की बात कर रहे हैं, नाले को रोकने की बात कर रहे हैं। तो चीज़ें ऐसे बदलती हैं धीरे से, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं। और जितना मैं नदियों के किनारे घूमता हूँ, उम्मीद है कि चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी। पर बदलेंगी तभी जब हम सही तस्वीर देखेंगे। हम इन वादों से, दावों से थोड़ा सा दूर हट के देखेंगे। और नेतागणों को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा असली तस्वीर देखें और उसके हिसाब से ही बात करें। ये देखें कि ये है, ये समस्या है, तो पानी आ कैसे सकता है, डिसिल्टिंग कैसे हो सकती है, कूड़ा साफ़ कैसे हो सकता है, ये तब वाटर फ्रंट भी सक्सेसफुल होगा। अन्यथा वाटर फ्रंट में पिछले हफ्ते वाराणसी में देख कर आया हूँ। वरुणा नदी के किनारे, चूँकि वरुणा नाला बन चुका है, उसे साफ़ कर पाना संभव नहीं है। उसके लिए उसका पानी नहीं दे पा रहे हैं, तो एक वाटर फ्रंट बना दीजिए। अखिलेश सरकार के समय बन गया था वाटर फ्रंट, पर वो वाटर फ्रंट जो है किसी भी तरह से सफल नहीं है। और कोई भी वाटर फ्रंट सफल नहीं होगा यदि आप नदी में पानी नहीं है, तो वाटर फ्रंट सफल हो नहीं सकता है। वह कोई भी वाटर फ्रंट सफल नहीं हो सकता नदी में अगर पानी नहीं हो। और जो बात अभय जी कर रहे हैं वही हम भी कहना चाह रहे हैं कि आप एक ऐसी नीयत से बात कीजिए, झूठ फरेब फलानी, वो जो गंदगी है, जो गंदगी यमुना में मिल गई है, वो हमारे पूरी इस प्रोसेस में न मिल जाए, वरना गाद जमी रहेगी और ऊपर ऊपर बिना पानी के हम सब कहते रहेंगे कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, यमुना भी साफ़ कर लेंगे, 5 साल में चमत्कार कर देंगे। तो ये जो चमत्कार नमस्कार कुछ होगा नहीं। आप खुद संकल्प लीजिए, नदियों के साथ एक रिश्ता बनाइए, बात कीजिए। और ऐसी ही कुछ और बातचीत के साथ फिर हम जुड़ेंगे अभय जी के साथ, क्योंकि कुछ बातें हैं जो ये इतना अध्ययन कर कर बैठे हैं कि सारी बातें एक बातचीत में पूरी नहीं हो सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, हम फिर मिलेंगे आपका। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।